हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। टेस्ट मैंने शुरू कर दिए हैं। ऐसे ही अभी 5 सब्जेक्ट को लेकर मैं चल रहा हूं। 5 सब्जेक्ट में जैसे ही कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे या फिर करंट अफेयर्स अगर कंप्लीट होता है तो फिर मैं और सब्जेक्ट बढ़ा लूँगा टाइम से। तो मैं अभी फ़िलहाल इन्हीं 5 सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा हूं। यहाँ से आपके 70 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं, तो 70 में से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि 60 प्लस आपका स्कोर आ जाए इन्हीं टेस्ट को देके। बस एक काम आपको करना है अपनी तरफ से, वो ये कि पहले आप क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके देखिएगा और अपनी नोटबुक में या फिर मन में ही ओरली आप काउंट करते रहिएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, और ईमानदारी से अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा अपना अपना कि कितना कितना स्कोर किसका आ रहा है। अगर किसी का स्कोर हाईएस्ट आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका कमेंट अपने वीडियो में पढ़ के बताऊंगा। और अगर आप किसी टॉपिक टेस्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में किसी के प्रश्न के बारे में डिटेल में बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे किसी का डिटेल भी अच्छा लगेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका कमेंट पढ़ के बताऊंगा, ठीक है। तो अब आइए शुरू करते हैं विज्ञान का टेस्ट। और इनमें पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। आपने देखा होगा दोनों जो पेपर हुए हैं उनमें जो मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करवाया है उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों बार, ठीक है। तो इस वजह से मैंने पहले टेस्ट में यही रख दिए हैं कि अगर आपका एक आध क्वेश्चन इससे आ जाता है तो एक ही टेस्ट में, और मुश्किल से 5 से 6 ये होते हैं और इनसे रिलेटेड 5-6 बीमारियां होती हैं, इतना ही आपको याद रखना है। इतने में अगर आप इतना पढ़ने से 1 नंबर पा जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो पहले टेस्ट में इसी वजह से इन्हीं क्वेश्चंस को रखा गया है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, आपको ये बताना है। दूसरा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, और नेक्स्ट है विटामिन के का रासायनिक नाम। ओके। फिर अगला है अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है। फिर विटामिन बी 1 की कमी से होने वाला रोग आपको बताना है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग बताना है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग बताना है। नेक्स्ट है, विटामिन के की कमी से शरीर में कौन सी समस्या हो जाती है। और अगला है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो एग्ज़ाम में जैसे जैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोशिश करूँगा उसी तरह के क्वेश्चंस रखने की। अभी थोड़ा सा कम क्वेश्चंस हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है और थोड़ा सा काम ज़्यादा है, तो एक एक चीज़ें अगर ख़त्म होंगी तो ये चीज़ें और मैं बढ़ाता जाऊँगा क्वेश्चंस की संख्या। फिर फ़िलहाल मुझे लग रहा है अभी स्टार्टिंग के लिए ये अच्छा है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, अपने आंसर्स लिखिए कहीं पे या फिर देखिए ऐसे ही ओरली देखिए कि आपके कितने आंसर्स सही हैं। बस ईमानदारी से करिएगा, नकल करके अगर करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उससे आपका ही नुकसान है। अब मैं आपको बताता हूँ इनके सारे आंसर्स। पहला क्वेश्चन था, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो ये है विटामिन सी। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको बताना है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी 1 के कई सारे भाग होते हैं, जैसे विटामिन बी 1 हो गया, बी 2, बी 3, बी 4, बी 5, बी 6, बी 12, है ना। तो इसमें बी 1 इम्पॉर्टेंट होता है, बी 6 और बी 12 भी आपको पढ़ना होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो पहले इनको पढ़ लें, फिर उनके भाग के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन, और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। तो अब मैंने आपको ये सारे नाम बता दिए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इनको याद कैसे करेंगे, तो एक आप फॉर्मूला याद रख
अरे भाई, मैं जटिल चीज़ें बता रहा हूँ तो मैं इनको आसान भी करके आपको बता रहा हूँ कि आप इनको ऐसे भी, ये शॉर्टकट से भी याद रख सकते हैं। जो चीज़ें बहुत टफ हैं उनके शॉर्टकट मैंने बना रखे हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। तो रथ एक टॉफ़ी का मतलब है, जैसे ये विटामिन ए है पहला, तो रा से रेटिनॉल हो गया। अब विटामिन बी आएगा दूसरे नंबर पे, तो विटामिन बी का हो गया था से थायमीन। फिर विटामिन सी का क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। फिर विटामिन ई का हो जाएगा टोकोफेरॉल। और फिर ई के बाद आता है सीधे के, और के का मतलब है फिलोक्विनोन। तो इस तरह से रथ एक टॉफ़ी करके फॉर्मूले से आप याद कर सकते हैं सारे ये जो रासायनिक नाम है। बस इनको आपको 5-6 बार पढ़ना पड़ेगा कि ए से आपको याद आ जाए कि भाई एस्कॉर्बिक एसिड होता है, रा से आ जाए याद कि रेटिनॉल होता है ना। तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी बेरी, ठीक है। जो बेरी बेरी रोग होता है वो स्पेशली विटामिन बी1 की वजह से होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। और विटामिन के की कमी से शरीर में क्या समस्या होती है, तो शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है अगर विटामिन के की कमी होती है। मान लीजिए आपको चोट लग गई या कहीं पे आपकी बॉडी में स्किन फट गई और ब्लीडिंग होने लगी, तो अगर विटामिन के होता है तो उसमें जाल सा बन जाता है और थोड़ी देर में वो सूख जाता है घाव। लेकिन अगर विटामिन के की कमी है तो आपकी ब्लीडिंग बंद ही नहीं होगी, आपका ब्लड लगातार निकलता रहेगा। और इसमें एक क्वेश्चन और मैं डालना भूल गया, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टेस्ट में मैं डालूँगा। विटामिन जो सी होता है वो घावों को भरने में सहायक होता है। अगर घाव हो जाते हैं तो विटामिन सी उनको भरने में सहायक होता है। तो ये है, विटामिन के की कमी से क्या होता है कि ब्लड का जो थक्का है या ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ब्लीडिंग होने लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। फिर नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। कौन कौन से विटामिन जल में घुल जाते हैं, तो विटामिन बी और सी। सी खट्टी चीज़ों में होता है, आपको पता ही होगा, नींबू वगैरह हैं तो आप जल में घोलते ही हैं शरबत बनाने के लिए। तो अगर आप भूल जाते हैं, मान लीजिए आपने रट रखा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, याद नहीं आ रहा है, तो विटामिन सी से आप गेस कर सकते हैं कि बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। सी नींबू वगैरह घोले ही जाते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो ये ए डी ई के, इनको ऐसे ही एडेक नाम करके याद कर लीजिएगा। वसा में घुलनशील एडेक, ए डी ई के, है ना। तो ये थे आपके साइंस के क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा, और एक आध क्वेश्चन अगर आ गया तो मुझे फिर मज़ा आ जाएगा बाद में, ठीक है। तैयार करते रहिए, मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ऐसे ही जिस हिसाब से जिस पैटर्न पर पूछा गया है एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग आपके टेस्ट ऐसे ही चलते रहेंगे। और ऑब्जेक्टिव पेपर है तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बस उसमें टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। वैसे पढ़ना चाहिए डिटेल में, अच्छी बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम की जो डिमांड है हम लोग उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। और बस प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मेरे टेस्ट सीरीज़ से वहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है और पहला टेस्ट हो भी चुका है साइंस का। ये साइंस का दूसरा टेस्ट है, और पहले टेस्ट में कई लोगों ने अच्छे आंसर्स दिए और अच्छा स्कोर भी उनका रहा। तो उम्मीद करते हैं इस टेस्ट में और भी लोग शामिल होंगे और अपना अपना स्कोर शेयर करेंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, उसका नाम आपको बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि और सबसे बड़ी ग्रंथि, इन दोनों के आंसर्स आपको देने हैं। फिर नेक्स्ट है, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आदि रोग किसके द्वारा होते हैं। किसके द्वारा का मतलब है कि इनका वाहक कौन होता है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या प्रोटोजोआ हो गया। तो ये आपको बताना है कि प्लेग, टाइफाइड और काली खांसी आदि रोग किसके द्वारा होते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकन पॉक्स, पोलियो, चेचक, रेबीज़, ये सब बीमारियां किसके द्वारा होती हैं ये बताना है। और थर्ड है मलेरिया, पायरिया और पेचिस, ये रोग किसके द्वारा होते हैं। तो ये आपको क्वेश्चंस बताने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस बीमारी से पीड़ित है, इस बीमारी का आपको नाम बताना है। नेक्स्ट है वायु की गति का मापन किस यंत्र से किया जाता है। तो वायु वेग या वायु की गति का मापन किस यंत्र से किया जाता है, उस यंत्र का आपको नाम बताना है। फिर अगला है न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए, ये आपको बताना है। मतलब अभिकेंद्र की ओर या अपकेंद्र की ओर, इस तरह से जो आपको समझ में आए वो आपको बताना है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो आपको बताना है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, और पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है, ये आपको बताना है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसा आपका सिलेबस है उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन शामिल करने की, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें से क्वेश्चंस अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। फिर अगला है धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। जैसे आपके सिलेबस में धातु वाला चैप्टर है तो ये क्वेश्चन धातु से है। नंबर 1 है कथन पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। फिर दूसरा स्टेटमेंट है सारी धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। इनमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। फिर अगला क्वेश्चन है सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो इन लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है, यानी किस गैस का या किस धातु का, जो भी आप समझें उसको आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक अगर वायु में, अगर यहाँ पे अगर है, अगर वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा आर्द्र, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में ये आर्द्र लिखा हुआ है, आदर लिख गया है। तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह पदार्थ किन किन तत्वों का मिश्रण होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ आदर के बजाय आर्द्र कर लीजिएगा। तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह पदार्थ किन तत्वों का मिश्रण होता है, आपको ये बताना है। तो ये हैं साइंस के इतने ही क्वेश्चंस। अब मैं आपको आंसर्स बताता हूँ। उसके पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके और अपने आंसर्स काउंट कर लीजिए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, और ये काम आप एकदम ईमानदारी से करिएगा, ठीक है, इसमें बेईमानी मत करिएगा। तो पहला क्वेश्चन था सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ये थायराइड होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। फिर 3 बीमारियां हैं प्लेग, टाइफाइड और काली खांसी। ये तीनों ही बीमारियां जीवाणु द्वारा होती हैं, यानी बैक्टीरिया द्वारा होती हैं। अगली बीमारियां हैं चिकन पॉक्स, पोलियो, चेचक, रेबीज़। तो ये सब विषाणुओं द्वारा होती हैं, यानी ये वायरस द्वारा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया, पायरिया एवं पेचिस आदि रोग किसके द्वारा होते हैं, तो ये सारे होते हैं प्रोटोजोआ के द्वारा। मलेरिया, पायरिया और पेचिस ये प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। फिर अगला है जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस बीमारी से पीड़ित है, तो वह बुलिमिया से पीड़ित है। वह किस बीमारी से पीड़ित है, वह पीड़ित है बुलिमिया से। वायु की गति का मापन एनीमोमीटर से किया जाता है। वायु वेग का मापन किससे किया जाता है, एनीमोमीटर से। न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है, तो ये जड़त्व से संबंधित है। न्यूटन के गति का पहला नियम किससे संबंधित है, जड़त्व से संबंधित है। आपके सिलेबस में देखना गति वाला चैप्टर भी है, तो इस वजह से इसमें 2-3 क्वेश्चन गति के भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगला है एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए, तो केंद्र की ओर झुकना चाहिए। वृत्तीय गति का मतलब ऐसे, तो इस गति को करते समय उसे अपने केंद्र की तरफ, मतलब इधर की तरफ झुक के उसको घुमानी चाहिए साइकिल। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये रेखीय संवेग
संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। अपकेंद्री बल के कारण ये काम करता है वॉशिंग मशीन, तो अपकेंद्रण के कारण काम करता है। फिर पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगले आंसर्स हैं, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो दोनों कथन हैं, ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। ठीक है, दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला है, सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इन लैंपों में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम का। तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह पदार्थ किन किन तत्वों का मिश्रण होता है? तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। किसका किसका मिश्रण होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। तो ये थे आज के आपके सारे साइंस के क्वेश्चंस। अब बारी है जिन लोगों ने टेस्ट में अच्छा स्कोर किया है और जिनके अच्छे मैसेजेस हैं उनके बारे में मैं बता दूं आपको। तो इस टेस्ट में भी श्रद्धा जी का स्कोर 14 में 14 है, 14 में 14 क्वेश्चन सही हैं, और एक हैं गरिमा सिंह, इनका भी स्कोर 14 में 14 सही हैं। और इसके अलावा मिंटू चौधरी के 2 गलत थे, बाकी सारे सही थे। ये ए कुमार हैं AMU से, इनके भी 2 गलत थे, बाकी इनके भी सारे सही थे। और मुकेश कुमार जी हैं, ये रेगुलर वीडियोस देखते रहते हैं, इनके कमेंट्स भी आते रहते हैं लगातार, और इनको रथ एक टॉफ़ी वाली ट्रिक अच्छी लगी थी, इनका मैसेज मुझे अच्छा लगा। तो ये थे आज के आपके मैसेजेस। ऐसे ही आप लोग रिस्पॉन्स करते रहिएगा, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, और थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है काम करने के लिए। तो अगले टेस्ट में जो भी टॉप करेगा या जिसका स्कोर अच्छा होगा या किसी के मैसेज मुझे अच्छे लगेंगे तो ऐसे ही मैं शेयर करूँगा। और अगर किसी टॉपिक पर भी आपको ज़्यादा डिटेल में बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसा कुछ लोगों ने किया भी है, वो करंट अफेयर्स में किया है, तो मैं उनके नाम वहाँ पे शेयर करूँगा। मिलते हैं अगले भाग में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप RBL में। टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है और ये साइंस का तीसरा टेस्ट है। इसके पहले 2 टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें उम्मीद करते हैं आप लोगों को मज़ा आया होगा। आपके रिस्पांस को देख के लगता है ऐसा। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? दूसरा क्वेश्चन है, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? हृदय की गति सुनने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फिर नेक्स्ट है, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? इसमें मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिए हैं, जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया या गति। फिर अगला है, निम्नांकित में से कौन सा आभासी बल है? ऑप्शन भी मैंने दे रखे हैं, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्रीय बल, मजबूत परमाणु बल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? तो ऑप्शन मैंने इसमें दे रखे हैं, नाव के आयतन के बराबर, नाव के भार के बराबर, नाव के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, नाव के घनत्व के बराबर। इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है, ये बताना है। नेक्स्ट है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमा दिया जाता है या फ्रीज़र में रख दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, फट जाती है, उसका रीज़न आपको बताना है। नेक्स्ट है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? फिर अगला है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। ऑप्शन हैं आपके, केवल द्रव्यों के, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरों के, या सभी पारदर्शी माध्यम के। तो ये क्वेश्चन आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं, केवल द्रवों के, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरों के, या सभी पारदर्शी माध्यमों के। ये आपके ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, प्याज के छिलके उतारने पर प्याज में मौजूद किस अम्ल के कारण आँखों में आंसू आ जाते हैं?
नेक्स्ट है सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ का उपयोग बर्तन को चमकीला बनाने में किया जाता है। अगला है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है वह क्या कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं। ऑप्शन है आपके सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, 3 ऑप्शन हैं। इन तीनों में आपको बताना है कि कौन कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं। हो सकता है एक हो सकता है 2 हो और हो सकता है इनमें से तीनों हो। ठीक है, मुझे श्योर नहीं है, आपको बताना है। तो अब आप पॉज करके अपने आंसर्स राइट डाउन करिए कि कितने आपके सही हुए। मैं बताता हूँ आपको आंसर्स। पहला क्वेश्चन था टमाटर का लाल रंग, तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है और हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। हृदय की गति सुनने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है, तो इसका कारण है प्रतिक्रिया। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा आभासी बल है, तो अपकेंद्रीय बल जो होता है वो आभासी बल होता है। इसी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही कल मैंने आपको दूसरे टेस्ट में क्वेश्चन बताया था। कपड़े धुलने की जो मशीन होती है वॉशिंग मशीन, वो इस पे काम करती है। और जो दूध से आप निकालते होंगे मलाई वलाई, तो उसको जो घुमाने का प्रोसेस है वो भी अपकेंद्रीय बल के कारण ही होता है, दूध से क्रीम निकालने का प्रोसेस। एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा, तो नाव के भार के बराबर ही अगर जल विस्थापित हो जाएगा तो नाव फिर जल में नहीं डूबेगी। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है और सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो आपको पता होगा पानी जमने के बाद वो उसका प्रसार होता है, मतलब उसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए वो बोतल में आ नहीं पाता और बोतल फट जाती है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं केवल, ये आपके ऑप्शंस थे, इनमें सही ऑप्शन जो होगा सभी पारदर्शी माध्यमों में जो आर पार जाती हैं रमन प्रभाव का संबंध उनसे है। प्याज के छिलके उतारने पर प्याज में मौजूद किस अम्ल के कारण आंखों में आंसू आते हैं, तो प्याज में होता है सल्फेनिक अम्ल जिसके कारण आंसू आते हैं। नेक्स्ट है सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो इसमें ब्यूटेन भरी जाती है। किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये प्रतिपादित किया था डाल्टन ने। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है वह क्या कहलाते हैं, तो वह समस्थानिक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं, तो इनमें 2 ऑप्शन आपके सही हैं। सोडियम और पोटेशियम खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं, इसलिए इनको सुरक्षित रखने और जलने से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो ये सोडियम वाला क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है मैक्सिमम कि सोडियम को जलने से बचाने के लिए किस चीज़ में रखा जाता है, तो ये केरोसिन ऑयल या जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं उसमें सोडियम को रखा जाता है। तो रखने का कारण अब आपको पता चल गया होगा कि रखने का मेन रीज़न यही है कि ये खुले वातावरण में रखने पर जलने लगते हैं। ये टेस्ट 2 का क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। यहाँ पे क्षारीय धातुएं कर लीजिएगा, वहाँ पे सारी लिख गया था, वो टाइपिंग मिस्टेक थी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, बाद में मुझे याद आया जब किसी ने कमेंट किया था। तो यहाँ सारी की बजाय क्षारीय धातुएं कर लीजिएगा। तो क्षारीय धातुएं एल्कलाइन मेटल इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। लक्ष्मी त्रिपाठी जी ने एक कमेंट किया है, भैया आपकी क्लास सुपर्ब है, थैंक्स। और साइंस में किसी ने अपना स्कोर खास
कोई सेंड नहीं किया था, तो इसमें और किसी का कमेंट है नहीं। बाकी देखते हैं, धीरे धीरे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन और जितना भी सिलेबस है उससे रिलेटेड जितना भी हो सकता है वो सारे क्वेश्चन मैं कवर करूँगा। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है अभी, क्योंकि शुरुआत है। तो हो सकता है कहीं पे किसी दिन आपको किसी टेस्ट में इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, और हो सकता है किसी दिन आपको टफ़ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इजी मिलने का रीज़न यही है कि शुरुआत इजी से ही करनी चाहिए, और पहले इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे। जब इजी क्वेश्चंस बचेंगे ही नहीं तो टफ़ लेवल आपको मिलेगा ही देखने को। तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और सारे टेस्ट सारे क्वेश्चंस करते जाइए बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और पिछला जो टेस्ट था काफ़ी आप लोगों के रेस्पॉन्स अच्छे आए कि पेपर बहुत ही अच्छा था, और स्कोर्स भी देख के ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन तो अच्छे थे लेकिन थोड़ा सा टफ़ हो गया था, मुझे ऐसा फील हुआ। फिर भी आपको तो तैयार सब कुछ करना है। टफ़ क्वेश्चन तैयार होंगे तो जाहिर सी बात है आप औरों से बेहतर होंगे, और आपका स्कोर भी जो है औरों से बेहतर होगा। आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर। पहला क्वेश्चन है, पेचिस नामक रोग किस जीवाणु से फैलता है, उसका नाम आपको बताना है। दूसरा है, नींबू के पौधों पर पाए जाने वाले ज़ैंथोमोनास साइटी नामक जीवाणु में से कौन सा रोग हो सकता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल को पहले शैवाल के समूह में रखा जाता था, परंतु अब इन्हें जीवाणुओं के साथ किस समूह में रखा जाता है, उस समूह का आपको नाम बताना है। फिर नेक्स्ट है, विषाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। और अगला है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आज पेपर थोड़ा मॉडरेट है, आप लोगों को आज अच्छा लगेगा थोड़ा सा। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय के दाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है, हृदय के बाएं भाग में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, ठीक है। फिर थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है, दोनों अलिंद व दोनों निलय लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते और फैलते हैं। ये तीन आपके स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन कौन से सत्य हैं आपको ये बताना है। और इसमें मैंने ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं, केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, या फिर सभी। ये आपके चार ऑप्शन हैं, इनमें से आपको चूज़ करना है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, ये लगभग में आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन है, एक घन मिलीमीटर रक्त में रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या लगभग कितनी होती है। हमारे शरीर का अधिकतम भार किस चीज़ से बना होता है। अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा एवं मांसपेशी का, या जल का। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से आपको एक चूज़ करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किसके रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, या ग्लाइकोजन के रूप में। ये सारे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको एक चुनना है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा धोने के सोडे या धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप या रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर, ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तोप से गोला दागा जाता है तो गोले की गति कैसी होती है, सीधी रेखीय गति, या प्रक्षेप गति, या उच्च परवलयाकार गति, या क्षैतिज गति। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपके ऑप्शंस हैं। फिर नेक्स्ट है, सर्दियों में प्रातःकाल लोहे एवं लकड़ी के टुकड़ों को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा लगता है, इसका रीज़न आपको बताना है। नेक्स्ट है, प्रकाश तंतु या जिसको ऑप्टिकल फाइबर बोला जाता है, प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, मरग मरीचिका का कारण क्या है। फिर नेक्स्ट है, टेलीविज़न के रिमोट में किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है,
जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग कितने से कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। कितने से कितने के बीच में आपके डेसिबल में ध्वनि उत्पन्न होती है, ये आपको बताना है। फिर अगला है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्यों। फिर अगला है, प्रकृति में हीरा, ग्रेफाइट तथा बकमिंस्टर फुलेरीन किसके 3 अपर रूप हैं। प्रकृति में हीरा, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलेरीन, ये जो है आपको बताना है कि किसके अपर रूप हैं। फिर नेक्स्ट है, लोहे की चादर को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली की इस्त्री को गर्म करने वाले तत्व के रूप में मुख्यतया किस धातु का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे प्रेस की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक प्रेस जो होता है उसमें गर्म करने वाले तत्व के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है, पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण होता है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। पोटेशियम, सोडियम, गैलियम, एल्युमिनियम, ये आपके ऑप्शंस हैं। इनमें से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। फिर अब आते हैं, हमारे आंसर्स की बारी आती है। तो अब आप पॉज करके अपने आंसर्स देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, और अब मैं बताता हूँ आपको आंसर्स। पहला है, पेचिश नामक रोग किस जीवाणु से फैलता है। तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक ये जीवाणु होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। फिर नींबू के पौधे पर पाए जाने वाले जेंथोमोनास साइट्री नामक जीवाणु से कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है। तो इससे कैंकर रोग उत्पन्न हो सकता है। साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल को पहले शैवाल के समूह में रखा जाता था, परंतु अब इन्हें जीवाणुओं के साथ किस समूह में रखा जाता है, मोनेरा समूह में रखा जाता है। विषाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो दमित्री इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी, और ये रूसी वैज्ञानिक थे। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसमें टॉयलिन पाया जाता है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। हृदय के दाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। फिर दूसरा है, हृदय के बाएं भाग में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। फिर थर्ड है, दोनों अलिंदुआ निलय लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते और फैलते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन सारे सही हैं, 3 के तीनों सही हैं। अगला है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो 1 से 4 दिन इनका जीवन काल होता है। 1 घन मिलीमीटर रक्त में रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या लगभग कितनी होती है। तो 2 से 5 लाख के बीच में होती है। अगला है, हमारे शरीर का अधिकतम भाग किस चीज़ से बना है। तो हमारे शरीर का अधिकतम भाग जो बना है वो जल का बना हुआ है। नेक्स्ट है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो वसा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कौन से विटामिन में पाया जाता है कोबाल्ट। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कपड़े धोने के सोडे या धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। रक्तचाप या रक्त दाब ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो अत्यधिक उच्च ताप के मापन के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तोप से गोला दागा जाता है तो गोले की गति कैसी होती है। सीधी रेखीय गति, प्रक्षेप गति, उच्च परवलयाकार गति या क्षैतिज गति। तो इसका सही ऑप्शन है, तोप से गोला दागा जाता है तो गोले की गति प्रक्षेप गति होती है। नेक्स्ट है, सर्दियों में प्रातःकाल लोहे एवं लकड़ी के टुकड़ों को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा लगता है। इसका कारण है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। फिर नेक्स्ट है, प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, क्योंकि अंडमान निकोबार में ये शुरू किया गया है ऑप्टिकल फाइबर वाला काम। तो प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृगमरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये जो भ्रम हो जाता है गर्मी के दिनों में, या फिर आपने देखा होगा रोड पर जाते समय कभी कभी लगता है कि आगे पानी भरा हुआ है रोड पे, तो ये मृगमरीचिका वही है, भ्रम वाली स्थिति जो पैदा होती है। तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। टेलीविज़न के रिमोट में किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो टेलीविज़न के रिमोट में प्रयोग किया जाता है अवरक्त विकिरण, यानी इंग्लिश में बात किया जाए तो इंफ्रारेड। नेक्स्ट है, जब दो लोग आपस में बातें करते हैं तो लगभग कितने से कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 30 से 60 डेसिबल के बीच उनकी ध्वनि होती है। अगर फुसफुसाहट की बात करें तो लगभग 20 डेसिबल के आसपास फुसफुसाहट होगी, और जो सामान्य बातचीत होती है वो लगभग 45 डेसिबल के आसपास रहती है। लेकिन अगर परास इन दोनों के बीच की बात की जाए कि कितने से कितने बीच के में रहती है हमारी बातचीत, तो 30 से 60 डेसिबल के बीच में ये होती है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकृति में हीरा, ग्रेफाइट तथा बकमेस्टर फुलेरीन किस के 3 अपरूप हैं? तो ये कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। तो कार्बन के 3 अपरूप प्रकृति में पाए जाते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और बकमेस्टर फुलेरीन। लोहे की चादर को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। अगला है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन और पारद वाष्प। ठीक है, पारद वाष्प और नियॉन भरी जाती है। अगला है, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। बिजली के इस्त्री को गर्म करने वाले तत्व के रूप में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है। अब इसमें नाइक्रोम में 80% निकेल होता है और 20% क्रोमियम का मिश्रण रहता है। तो नाइक्रोम में दो चीज़ों का मिश्रण रहता है, 80% निकेल होता है और 20% क्रोमियम होता है। पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता मिला के पीतल बनाया जाता है। कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? तो ये धातु है गैलियम। ये धातु कौन सी है? ये गैलियम है। और प्रकृति में शुद्ध रूप से यह नहीं पाई जाती है, परंतु इसके यौगिक बॉक्साइट और जस्ते के खनिजों में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। इसके यौगिक बॉक्साइट और जस्ते के खनिजों में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये था आज का साइंस का टेस्ट। आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा। अब आती है कमेंट्स की बारी। तो इसमें सबसे अच्छा मोहम्मद अशरफ साहब ने लिखा हुआ है, खीरे की कड़वाहट का कारण कुकुरबिटेसिन होता है, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, करेले में कड़वाहट मेमोडिकोसाइट के कारण होता है, मूली का तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है, आंवले का कसैलापन टेनिन के कारण होता है, गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है और गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण होता है और मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। आलू का हरा रंग सेलेनिन के कारण होता है। तो बहुत ही यूज़फुल है जानकारी। इसमें से कुछ क्वेश्चन, जैसे सेब का लाल रंग बहुत बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। और मिर्च में जो तीखापन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बारी, कैप्सेसिन के कारण इसमें तीखापन होता है। और तो इतने ज़्यादा अभी इम्पॉर्टेंट फ़िलहाल नहीं है। बाकी आपको जानकारी रखनी हो तो इनको याद कर सकते हैं। मोहम्मद अशरफ साहब ने बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए साझा की है। ठीक है, तो इसमें मिर्च का तीखापन आप याद रखना एकदम, कैप्सेसिन, और सेब का लाल रंग जो है एंथोसाइनिन, ये आपको याद होने चाहिए। फिर श्वेता पाल ने कमेंट किया है, सर हमने आपके वीडियो से हैंड नोट्स बनाकर
और उसी से तैयारी करके यूपी टेट में 108 नंबर से पास किया और सी टेट 113 नंबर से। वाह, ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा स्कोर है ये तो। गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। इधर कुछ लोगों का स्कोर है। कुमारी मीनाक्षी हैं, सर जी नमस्ते, मेरे 12 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो पिछला साइंस का पेपर ज़बरदस्त था भाई, इसका मतलब है। सुधा पांडे के 5 सही हैं। राम मोहन सिंह ने केवल गुड क्वेश्चन कहा है। रितु सिंह के 17 में से 11 सही हैं, लो स्कोर नहीं है, ठीक है। श्वेता पाल के भी 11 सही हैं। ए कुमार के 6 सही हैं और मुकेश कुमार के 9 सही हैं। श्रद्धा के 6 क्वेश्चन सही हैं। मोहित के 10 क्वेश्चन सही हैं। 17 में 10, ठीक है, अच्छा स्कोर है। आप बहुत, नीतू पाल ने कहा है आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अनीता सिंह ने कहा है सर आप पीसीएस के लिए भी पढ़ाया करें। हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे भाई, अब भी आयोग की आ गई है एग्ज़ाम्स की जो शेड्यूल होती है वो आ गई है और उसके अकॉर्डिंग जून में आपका पीसीएस का एग्ज़ाम होगा, तो शुरू करेंगे, डोंट वरी। पहले इसका जो है टेस्ट पेपर जितने करवाने हैं जल्दी जल्दी करवा के ख़त्म करते हैं। नेहा प्रजापति ने गजब सर लिखा है। रोशन शिव ने थैंक्स लिखा है, गजब क्वेश्चन सर, थैंक्स। तो ये थे आप सभी के कमेंट्स। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा, पसंद आए होंगे क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले भाग में, और भी कोई सुझाव हो या कोई जानकारी हो तो इसी तरह से साझा करते रहिए, मैं लोगों के साथ उसको शेयर करूँगा। सबका ज्ञान बढ़ेगा, दुनिया में ज्ञान बांटते चलिए, और क्या। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। जो टेस्ट सीरीज़ साइंस की चल रही है उसका ये 5वां भाग है, और साइंस में आप लोगों को शायद बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्कोर्स आप लोगों के उतने अच्छे साइंस में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से इनको पेपर्स को तैयार करिएगा और मेहनत करने की कोशिश करिए साइंस में। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन किस अंग में होता है। थर्ड क्वेश्चन है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ व ताप अपरिवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम क्या कहलाता है। ये एक नियम की डेफिनेशन है पूरी यहाँ तक, और इसका जो फॉर्मूला है विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। तो आपको ये बताना है कि ये किस नियम के अंतर्गत आती है ये परिभाषा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा हार्मोन मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट है, वायुयान में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। अगला है, जठर रस में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है। ऑप्शंस भी मैंने इसमें लिख रखे हैं, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन या जठर लाइपेज। इनमें से जठर रस में कौन सा क्या नहीं पाया जाता है, तो ये आपको बताना है। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये बताना है। फिर नेक्स्ट है, फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते हैं किस चीज़ के, ये बताना है। अगला है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। एक्सरे का आविष्कारक कौन था। नींबू में स्थित अम्ल का नाम, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा अम्ल दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है, यानी दूध का जो खट्टापन होता है वो किस अम्ल के कारण होता है, ये बताना है। अगला है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था या गत्यात्मक अवस्था में है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। वस्तुओं की यह प्रवृत्ति उनके जड़त्व के कारण होती है, इसलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, उसका नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन में आप ये भी याद रखना कि जड़त्व का नियम क्या है और ये किसने प्रतिपादित किया था, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है और किसके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था, ये बताना है। आई होप कि आपने इसको पढ़ा तो ज़रूर होगा।
तो याद करके आप बताइए कि ये सिद्धांत क्या कहलाता है और इसका प्रतिपादन किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकल जाती है, इसका कारण आपको बताना है। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, ये बताना है। नेक्स्ट है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है। नेक्स्ट है ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, किस चीज़ पर निर्भर करता है ध्वनि का तारत्व, यह बताना है। अगला है जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है सापेक्षिक आर्द्रता मापने का जो यंत्र होता है उसका नाम बताना है। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, इसको बताना है। फिर नेक्स्ट है आवृत्ति का मात्रक क्या होता है ये। फिर अगला है बल का मात्रक आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसात के दिनों में जल पर बनी तेल फिल्म रंगीन दिखने का कारण। जो बरसात के दिनों में आपने देखा होगा जल पर तेल की फिल्म बनती है, उसके रंगीन होने का कारण आपको बताना है। प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। फिर नेक्स्ट है स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे आपके उत्तर आपको बताना है कि स्वच्छ आकाश का नीला रंग, जो आकाश का नीला रंग है वो प्रकाश के किस गुण के कारण दिखाई पड़ता है। अब वीडियो को पॉज करके आप लोग अपने अपने आंसर्स लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ आंसर्स। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ से निकलती है क्लोरीन गैस। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन किस अंग में होता है। तो यकृत या लीवर में होता है अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन। नेक्स्ट है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ व ताप अपरिवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम क्या कहलाता है। विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, है ना। तो ये ओम का नियम कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये ओम का नियम कहलाता है। कौन सा हार्मोन मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। तो एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। वायुयान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है एथिल एल्कोहल का। वायुयान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है एथिल एल्कोहल का। जठर रस में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है। तो जठर रस में ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता, बाकी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। पेप्सिन पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है और जठर लाइपेज पाया जाता है, लेकिन जठर रस में ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता। अगला है शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको किण्वन कहा जाता है ना। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। किण्वन विधि से शराब बनाई जाती है। फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते हैं पॉलीयूरीथेन के। पॉलीयूरीथेन के बने होते हैं फोम के गद्दे एवं तकिए। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसको मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। एक्सरे का आविष्कारक कौन था। एक्सरे का आविष्कारक विल्हेम रोएंटजन थे। नींबू में स्थित अम्ल का नाम बताइए। साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल, जो भी आप बोलते हो, ये है सिट्रिक अम्ल कहा जाता है। कौन सा अम्ल दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है। तो लैक्टिक एसिड दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है। नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था या गत्यात्मक अवस्था में है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। वस्तुओं की यह प्रवृत्ति उनके जड़त्व के कारण होती है, इसलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यह नियम प्रतिपादित किया था न्यूटन साहब ने, और इस नियम को बोला जाता है न्यूटन का गति का प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
तो ये आर्किमिडीज़ का सिद्धांत है और आर्किमिडीज़ ने ही इसको प्रतिपादित किया था। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकल जाती है? वायु दाब में कमी के कारण पेन से स्याही निकल जाती है। अगला है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का मूल सिद्धांत कहलाता है। ध्वनि का तारतम्य तो निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो लगभग 30 से 60 डेसिबल के बीच में होती है बातचीत। और लेकिन जो नॉर्मल बातचीत होती है 30 से 45 डेसिबल तक नॉर्मल बातचीत होती है। जो हम लोग नॉर्मल आवाज़ में बोलते हैं वो 30 से लेकर 45 डेसिबल तक होती है। और ऐसे अगर फुसफुसाहट की बात करें तो 20 डेसिबल तक, 15 से 20 डेसिबल की जो आवाज़ होती है वो फुसफुसाहट होती है। हम लोग जो फुसफुसा के बात करते हैं तो वो 15 से 20 डेसिबल होती है। और उसके ऊपर जो सामान्य बातचीत हम लोगों की होती है वो 30 से 45 डेसिबल तक होती है। तो ऑप्शन में अगर आपको 30 डेसिबल या 45 डेसिबल सामान्य बातचीत का मिलता है तो आप ये कर सकते हैं। और थोड़ा सा तेज़ कोई बोलता है तो वो 60 डेसिबल है। और स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक होता है वो 80 डेसिबल के ऊपर हेल्थ के लिए थोड़ा हानिकारक होने लगती है आवाज़। तो कितने डेसिबल के ऊपर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? लगभग 80 डेसिबल के ऊपर आपकी आवाज़ जो है वो खतरनाक होने लगती है हेल्थ के लिए। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो 3.262 प्रकाश वर्ष एक पारसेक में होते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। बल का मात्रक न्यूटन है। बरसात के दिनों में जल पर बनी तेल फिल्म रंगीन दिखने का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? तो लाल रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। और अब अगर हम बात करें आप लोगों के स्कोर्स की, तो साइंस में तो बहुत कम ही स्कोर रहता है, इस वजह से ज़्यादा नाम नहीं है, बहुत कम नाम है। इसमें मोहित जी का है 12, अमित कुमार जी का है 7, गुंजन राठी का स्कोर ही नहीं लिखा है, 9 लिखा हुआ है गुंजन राठी का। श्रद्धा का स्कोर है 10 और निशा मौर्य का है 5 सही। मेरी साइंस बहुत वीक है। तो साइंस के क्वेश्चंस ही वैसे हैं कि थोड़ा सा अभी हो सकता है नहीं तैयार होंगे इस तरह के क्वेश्चंस। तो आप इन पेपर्स को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? आपका स्कोर कुछ टाइम बाद अपने आप सुधरने लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।